नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान और संजोगिता का प्रेम और मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की कहानी जितनी वीरता भरी है उतनी ही रोमानी है। पृथ्वीराज चौहान पिता सोमेश्वर चौहान और माता कपूरी देवी का वीर पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। वह बेहद साहसी, पराक्रमी, रणकुशल, बुद्धिमान और कई भाषाओं का विद्वान राजा था। दोस्तों, पृथ्वीराज के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है उसका मुख्य स्रोत कवि चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई के जीवन काल में काफ़ी समय का अंतर मानते हैं। कई ऐसे शिलालेख भी मिले हैं जिनसे पृथ्वीराज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और उसकी प्रेमिका संजोगिता की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि संजोगिता के चलते ही पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच भयानक और निर्णायक युद्ध हुआ। संजोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी जो बेहद खूबसूरत थी। उसने पृथ्वीराज की वीरता, पराक्रम, बहादुरी और बुद्धिमत्ता की कहानी सुन रखी थी और उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। पृथ्वीराज भी संजोगिता की सुंदरता के बारे में जानता था। दोनों के बीच प्रेम पत्र का आदान प्रदान होने लगा था। दोनों एक दूसरे को गहराई से चाहने लगे थे और शादी करने का मन बना चुके थे। जब राजा जयचंद को इस बात की भनक लगी तो उसने संजोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें देश भर के राजाओं को आमंत्रित किया गया। संजोगिता परेशान हुई, लेकिन उसने गुप्त रूप से अपनी सहेली के द्वारा पृथ्वीराज को निमंत्रण पत्र भिजवा दिया। जयचंद पृथ्वीराज से नफरत करता था, इसलिए उसने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए मुख्य दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में उसका पुतला बनवाकर खड़ा करवा दिया। वरमाला के समय संजोगिता अपना वर चुनने के लिए निकली और किसी भी राजकुमार को माला नहीं पहनाकर पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहना दिया। बगल में पृथ्वीराज छुपकर खड़ा था। उसने संजोगिता को फटाफट घोड़े पर बिठाकर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इस अप्रत्याशित घटना से जयचंद अपने आप को बहुत ही अपमानित और पराजित महसूस किया। उसके अंदर पृथ्वीराज के प्रति क्रोध और प्रतिशोध की आग सुलगने लगी। उसने पृथ्वीराज को सबक सिखाने का ठान लिया। उसने बिना देर किए गजनी के शासक मोहम्मद गौरी को यह संदेश भेजा कि वे पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर आक्रमण करें, उसे जीते। वह उसके इस अभियान में पूरा समर्थन, साथ और सहयोग देगा। गौरी के लिए जयचंद का यह प्रस्ताव बहुत ही सुनहरा और मनचाहा था कि वह भारत पर आक्रमण करे और यहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर ले। अवसर से लाभ उठाने के लिए गौरी ने पृथ्वीराज के राज पर चढ़ाई कर दी। थानेश्वर नामक जगह से 14 किलोमीटर दूर रण क्षेत्र में 1191 में दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना गौरी की सेना पर टूट पड़ी। युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय के दांतों को तलवार के वार से बाहर निकाल दिया। गोविंद राय ने भी गौरी की भुजा में गहरा घाव कर दिया। इस घटना से घबराकर गौरी को रण क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। उसकी सेना तीतर वितर हो गई। गौरी गजनी लौट गया। इस युद्ध को तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी 1,20,000 सैनिकों के साथ तराइन के मैदान में पहुंचा और
दोनों सेनाओं के बीच घनघोर युद्ध हुआ। 50 राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज की ओर से युद्ध में भाग लिया। शुरू में पृथ्वीराज की सेना विजय प्राप्त करती हुई दिखी, लेकिन 12,000 घुड़सवारों के साथ गौरी ने इतने भयानक तरीके से युद्ध किया कि पृथ्वीराज की सेना पराजित हो गई। गोविंद राय युद्ध में मारा गया, खांडे राय भी मारा गया। पृथ्वीराज ने बचने का प्रयास किया, लेकिन उसे बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज के मरने के संबंध में कई धारणाएं प्रचलित हैं। मिनहाज उस सिराज के अनुसार पृथ्वीराज को गौरी द्वारा मार दिया गया। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को अजमेर ले जाकर उसका कत्ल कर दिया गया। कवि चंद्रवरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को गजनी ले जाकर वहां उसका वध कर दिया गया। चंद्रवरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पृथ्वीराज को गजनी ले जाकर उसकी दोनों आँखों को गर्म सलाखों से जलाकर उसे अंधा कर दिया गया। फिर तीरंदाजी की प्रतियोगिता हुई, जिसमें पृथ्वीराज ने शब्द बाण चलाकर गौरी को मार दिया और स्वयं भी आत्महत्या कर ली। हालांकि अधिकांश इतिहासकार इस घटना को सही नहीं मानते। सच्चाई जो भी हो, लेकिन तराई के युद्ध में पृथ्वीराज की हार भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। डॉक्टर V.A. स्मिथ ने लिखा है कि 1192 में तराई के दूसरे युद्ध को ऐसा निर्णायक संघर्ष माना जाना चाहिए जिसने हिंदुस्तान पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता को निश्चित कर दिया। अब हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं बच गया था जो मुसलमानों के भारत पर बढ़ते आक्रमणों को रोक सकता था। युद्ध में जीत के बाद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक नियुक्त कर दिया गया। यहीं से भारत में मुसलमानों के शासन की शुरुआत हो गई। भारत सदियों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा।